जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये कदम लौट के फिर आएंगे, ये कदम लौट के फिर आएंगे। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित और ये 2 लाइनें आपके लिए थी। आज शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 10 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज हम पूरे लेक्चर में क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। आज मैंने सारे जे के क्वेश्चन लगा रखे हैं, 6 आपके सामने हैं, इनको सॉल्व करते हैं, फिर और यहाँ पे हम क्वेश्चन डालेंगे और आपको वो क्वेश्चन दिखाएंगे और सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और वही 2 लाइनें, जाइए आप कहाँ जाएंगे, लौट के ये कदम वापस आएंगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो जरूर आएंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आप एक बार नोट भी कर सकते हो, मैं शायद साइड हट रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख भी सकते हो। बहुत कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन सारे आज मैंने जेई के क्वेश्चन उठाए हैं। धीरे धीरे इसमें मैं कल नीट के क्वेश्चन भी उठा लूंगा, जो कठिन होंगे, जो अच्छे होंगे। लुल्लू पुल्लू चुन्नू वो आप करो, जो नहीं हो पाए उनको बताओ, ठीक है। ये भी आसानी है, वैसे कठिन नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि भैया आपके पास 5,000 है, 5,000 है और 2 जीरो है, और इसमें पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हमने आपको समझाए थे और कहा था कि भैया 10 की पावर में जो होता है एक्सपोनेंट जिसको कहते हैं, उसको कभी भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। तो यही डिजिट, यही जो नंबर है, इसी में कोई ना कोई सिग्निफिकेंट हमको ढूंढना होगा। मैं अगर इसमें कहूं कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ये आपका 2021 मेंस का क्वेश्चन है, 2021 मेंस का क्वेश्चन है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे समझना पड़ेगा। इस जीरो की प्रॉब्लम हो रही है ना, याद करिए जो कुछ आखिरी रूल, चौथा या पांचवा रूल था कि भैया तुम्हारा जीरो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए डेसिमल के, और किसी नॉन जीरो डिजिट के भी राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो नॉन जीरो डिजिट के भी राइट हैंड साइड पे है और डेसिमल की भी राइट हैंड साइड पे है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे अपना सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, दो नॉन डिजिट जीरो, जो दो नॉन डिजिट वैल्यूज के बीच में अगर आपके 0 डिजिट्स आ रही हैं, तो उनको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। मतलब 5000.20 में 6 सिग्निफिकेंट फिगर हमको दिखेंगे। तो ये शुरुआत का जो पहला आंसर है बहुत ही आसान है, आपको समझ में आया होगा। आंसर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, आंसर नंबर 2 की मैं बात करूं तो एक बच्चा है जिसने एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी 3 वैल्यूज निकली हैं, 20.5, 20.25 प्लस 20.25.2। कहा जा रहा है कि इसका रिजल्ट निकालिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो 3 वैल्यूज निकालते हो, उसका एवरेज लेते हैं। एवरेज लेते हैं तो हमारा एरर कम हो जाता है। अगर इसका एवरेज ले लें तो कितना हो जाएगा बच्चा? 25 25 25 तो हो जाएगा, ठीक है, 75, 75, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 45, और इसको 3 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 से काटेंगे, 2 से जाएगा 15, 15 5 से जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 उतार देंगे, 1 3 से जाएगा, फिर 1 से जाएगा 5 से। तो आंसर आपका आ रहा है 25.15, और इसमें भी पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। देखिए, जो आपने एवरेज लिया है, जो 3 चीजों का एवरेज लिया है, उसमें से तीन में से 2 के जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है। 25.0, 25.2 का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है, और 25.25 का 4 है। याद करिए, मैंने कहा था कि जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होता है, अगर ऐड और सब्सट्रैक्शन या फिर माइनस या डिवाइड कुछ करते हैं, तो हम पहले उसको चूज करते हैं, मतलब जो आपका आंसर आया है, इसको आप इसमें नहीं लिख सकते, आपको कहीं ना कहीं 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको। और राउंड ऑफ करने गए अगर, तो सर ये 1 और 5 है, 1 और 5 में अटक गए। याद है मैंने कहा था कि 5 की अगर 5 हो जाए और राउंड ऑफ करना हो तो उसके पहले की वैल्यू देख लो कि वो ऑड है कि इवन है। सर आप यहीं पे क्यों
अपना वो राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको 3 ही प्लेस डेसिमल की 1 प्लेस तक हमको वैल्यू चाहिए, वो अगर मिल गई तो हमारा काम बन गया। हमको तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना। तो अगर 15 है, ऑड है, तो आपको याद है 0.15 नंबर लाइन में दो चीजों के बीच में आता है, 0.10 और 0.20, अभी 0.2 के बीच में आता है। तो हम कौन सा ले, 0.1 ले कि 0.2 ले? अगर ऑड है तो आगे वाला लेते थे, इवन है तो पीछे वाला लेते थे। दोबारा लेक्चर देखिएगा, बिना लेक्चर देखिए मत आइएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारा ये 25.2 हो गया। अच्छा, 25.2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने हो गए इसमें? 3 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ये 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, इसको देख लीजिए, इसी को मिटाते हैं, फिर आगे करते हैं। जगह हमारे पास थोड़ी सी है, लेकिन सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही होंगी। तो लौट के वापस कदम आएंगे, कोई भी जाएंगे तो वापस आएंगे। ऐसे नहीं होता। मैं आपको सच बात बताऊं, जिस चीज से भी आप भागोगे वो चीज आपके पीछे आएगी। जिस चीज को भी आप कहोगे कि ये तो मैं नहीं करूंगा, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। आप जिस चीज से भी दूर भागोगे, आपको शर्म आएगी उस चीज को बताने में, घिन आएगी आपको उस चीज से, उस चीज के पास आपको जाना ही होगा, आज नहीं तो कल। आप इससे बच नहीं सकते, ये दुनिया का नियम है। मैं अपने ऊपर ये चीज अप्लाई करके देखा हूं कि कई बार मैंने कहा कि इस जगह तो मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, और एक दिन मुझको भगवान उस जगह ले गए। मैंने कहा कि भैया मैं इस इंसान से तो कभी बात नहीं करूंगा, और भगवान ने मुझको उस इंसान से बात करवा ही दी किसी न किसी तरीके से। अरे भाई, किसका भरोसा, जब तुम किसी से कहते हो कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ये आखिरी मुलाकात है, तो शायद तुमको भी नहीं पता होगा कि आखिरी मुलाकात तुम्हारी कब होगी, किससे। तुम इस दुनिया में हो भी कि नहीं, अगले अगले दिन, अगले पल, किसी को कुछ नहीं पता। तो इन 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आपको तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये कदम लौट के फिर आएंगे, ये कदम लौट के फिर आएंगे। हाँ, तो भैया तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। इसको रिडॉक्स रिएक्शन नाम का एक चैप्टर होगा, मैं उसमें भी आपको क्लियर करवा दूंगा। रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ पढ़ेंगे सर? रिडॉक्स रिएक्शन आपका वो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के बाद जस्ट बाद उसी में ऐड करवा दूंगा, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो उसमें अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है ByBa CU3O7। आपको यहाँ जानना होगा कि Y क्या है। Y है आपका यूट्रियम। Y क्या है आपका? यूट्रियम। यूट्रियम, इसकी स्पेलिंग देख लेना एक बार, यूट्रियम। क्वेश्चन में ही कह रखा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा एलिमेंट अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जैसे मैं सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूंगा +1, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। जैसे मैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूंगा जनरली -2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन टू स्टेबलाइज द एटम और इट्स ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, ठीक है। अच्छा, पूछा जा रहा है कि कॉपर की कितनी होगी, कॉपर की कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, मतलब कि ओवरऑल चार्ज जो है इसके ऊपर 0 है। ओवरऑल चार्ज जो है इसके ऊपर 0 है, मतलब कुछ भी इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज, कोई कटायन अनायन की बात नहीं है। यूट्रियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट उन्होंने बताया जनरली +3। बेरियम का क्या होता है सर? बेरियम का आपको पता होना चाहिए +2 होता है। बेरियम का आपको पता होना चाहिए +2 होता है। ये जब आप पीरियड टेबल का आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, पीरियड टेबल तो वैसे भी आपको जनरली आनी चाहिए। बेरियम एलिमेंट ढूंढ लीजिए और उसको देख लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब समझाएंगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा। ये क्वेश्चन पहले लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही चैप्टर में पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बेरियम का +2 होता है, मतलब 2 है तो +4 हो जाएगा। कॉपर का पता नहीं तो 3x लिख दें। ऑक्सीजन का पता होता है -2, तो -14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -14। इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो 7 -
14 प्लस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x जो जाएगा वो 7/3, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7/3 आ जाएगी। सर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट ये 7/3 बता रहा है, तो ये नॉर्मल कोई कंपाउंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 रहती है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं। तो ये कोई ना कोई आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई ना कोई आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7/3 आ रही है। ठीक है, इसको नोट करिएगा। आखिरी जो चौथा वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगी करने में, है ना। इसको नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे सिवा कोई अपना मुझको लागे। कोई अपना मुझको लागे। हाँ, अगला वाला क्वेश्चन आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले पार्ट से आ रहा है ना। कार्बन का परसेंटेज वो बता रहा है पूरे कंपाउंड में जो है वो 42.1 है। हाइड्रोजन का वो बता रहा है 60.4 है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 48.5 हो जाएगा। यस और नो? यस, 48.5। तो बचा हुआ पार्ट कितना है? अगर 100 में से इसको माइनस करेंगे, 100 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 9, तो 5 बचेगा, 51.5। तो ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है वो आपका 51.5 होगा, 51.5 होगा। कह रहा है ये कि जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूल का वेट इसने दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट जो है MW जो है वो 342 है, 342 ग्राम ही होगा। हाँ यस, ग्राम ही होगा। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कार्बन के X एटम होंगे, हाइड्रोजन के Y एटम होंगे और ऑक्सीजन के Z एटम होंगे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर, मान लेते हैं, है ना। ठीक, अच्छा परसेंटेज जो कार्बन का है वो है आपका लगभग कितना? 42.1 है, 42.1 है। अच्छा मैं परसेंटेज अगर नॉर्मली मुझको जैसे निकालना हो वैसे निकालूं तो एक कार्बन का मास कितना होता है? एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। तो x का मास कितना होगा? 12x। कितना होगा? 12x। टोटल मास कितना है? 342। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। यस, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। क्या परसेंटेज मैं हाइड्रोजन का निकालूं परसेंटेज में हाइड्रोजन का अगर निकालूं तो क्या हाइड्रोजन का मास 1 होता है? 6.4 है इसका परसेंटेज। क्या हाइड्रोजन का मास 1 होता है? y हाइड्रोजन का मास 1 इंटू वाई हो जाएगा। टोटल मास कितना है? 342 इंटू 100 कर सकते हैं। यस सर। और परसेंटेज ऑक्सीजन का क्या होगा सर? परसेंटेज ऑक्सीजन का यहाँ पे होगा कितना आपका बताया था? 51.5। 51.5। अगर इसको मैं कह दूं तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16। तो Z एटम का कितना होगा? 16Z। 342 इंटू 1000 सॉरी 100। देखो भाई, आपको इस अपना ये जेई का पेपर देने जा रहे हो, चपरासी का पेपर नहीं बेटा, है ना। तो यहाँ पे अपने दिमाग खोल के काम करिए, लेक्चर पढ़ के आइए, हवा में मत आइएगा, पैराशूट लगा के यहाँ पे मत गिरिएगा, है ना। क्योंकि आ जाओगे तो फिर देख के भाग जाओगे, हमको भी और हमारे क्वेश्चन को भी। ठीक है, आ जाओ, बहुत आसान है बेटा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको सॉल्व कर दो बेटा, इसको सॉल्व कर दो तो आपको कार्बन के x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब x कितने कार्बन थे, एटम थे उनके, तो हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो लगभग 11.99 आएगी। इसको हम लोग 12 कह देंगे, इसको हम लोग 12 कह देंगे।
वैसे यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी वो लगभग 22 के बराबर आएगी। आप सॉल्यूशन करके देखोगे तो लगभग 22 के बराबर आएंगी, राउंड ऑफ कर दीजिएगा। और जब आप z की वैल्यू देखोगे तो लगभग ये 11 के बराबर आएगी। तो मतलब आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो आपका C12H22O11 होगा। ये आपका सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, और सुक्रोज हमारी शुगर होती है। क्या होती है? शुगर, जो हम लोग घर में खाते हैं, हम लोग घर में खाते हैं। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया, तरीका आपको मैंने बता दिया, इसको नोट करिएगा। फिर आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखें। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 5 क्या है? अब मेटल क्लोराइड कंटेन 55% ऑफ क्लोरीन बाय वेट, ठीक है। 100 ml ऑफ वेपर ऑफ मेटल क्लोराइड एट एसटीपी वेट इतना। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। देखो, एसटीपी की बात कर दी, वॉल्यूम की बात कर दी, तो मोल के कुछ फॉर्मूले आपको याद हो रहे होंगे। क्या था? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू रखनी थी 22.4 भी ले सकते हो, 22.7 भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई लिख सकते हो। 22.4 लिख दी मैंने, है ना, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आंसर निकाल ले जाऊं। अच्छा, एक और होता था गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। क्या इसमें से मैंने ये नहीं कहा रखा था कि सारे जो फॉर्मूले होते हैं दूसरे सेम होते हैं, मतलब बराबर होते हैं? क्या इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, काम बनेगा? देखो क्या क्या गिवन है। क्या आपको वॉल्यूम गिवन है? यस सर, आपको वॉल्यूम 100 ml गिवन है। ये लीटर में होता है तो इसको भी पहले उसमें कन्वर्ट कर दें, किसमें? आपके उसमें ml में, तो 22400 आ जाएगा, क्योंकि लीटर में हटाएंगे तो 3 जीरो और लगा देंगे, 3 जीरो में एक डेसिमल खा जाएगा, ml में आंसर आ जाएगा, ml में आंसर आ जाएगा। गिवन मास कितना है? गिवन मास जो मेटल क्लोराइड का है वो लगभग 0.75 है, और मॉलिक्यूलर वेट इस क्लोराइड का नहीं पता, तो वही हम निकाल लेंगे। मेटल क्लोराइड का है ये, किसका है? मेटल क्लोराइड का। क्या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं? यस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 जाएगा, है ना, और थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट जो होगा थोड़ा सा ऊपर घुमा के, तो 0.75 इंटू 2240 अपॉन में आपका 10 आ जाएगा, अपॉन में आपका 10 आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूं, तो ये आपका, ये 0 से 0 भी चला जाएगा ना, तो बचागा क्या? ये आपका लगभग 0.57 और 224 कुछ करके बच रहा है। तो इसका इंटू अगर मैं बोलूं तो 0.57 इंटू 224, इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, मान लो इसका आंसर कुछ x आ जाएगा जो आप सॉल्व करके निकालोगे, इसका आंसर कुछ x आ जाएगा जो आप सॉल्व करके निकालोगे, और ये कह रहा है कि मेटल क्लोराइड का तुम्हारा कितना तुम्हारा परसेंटेज क्लोराइड का कितना गिवन है? 55। वो कह रहा है कि इस ये जो मॉलिक्यूलर वेट है इसका 55% तुम्हारा क्लोराइड है। 55% मतलब जानते हो? 55/100। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन है कितने का सर? इस x का। अच्छा, इस x का है, इसको सॉल्व करके जब निकालोगे तो तुमको क्लोरीन के एटम मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? क्लोरीन के एटम मिल जाएंगे। और मेटल का जो फॉर्मूला होता है या तो वो MCl2 होगा, या फिर वो MCl4 होगा, या फिर वो MCl5 होगा। इसमें से आप चेकआउट करोगे कि कौन सा आंसर है। मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा बेटा, कैलकुलेशन मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होती तो हम तुमको पढ़ाते ना रहे होते, केमिस्ट्री आती थोड़ी बहुत, ठीक है।
तो इसको सॉल्यूशन आप करेंगे, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सॉल्यूशन आप करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी मास की, उस मास को आप 55/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि क्लोरीन का 55% है इसके अंदर, इस मास के अंदर, इस मास के अंदर। तो क्लोरीन के एटम निकल आएंगे। क्या निकल आएगा? क्लोरीन के एटम निकल आएंगे कि उस परसेंटेज में कितने क्लोरीन के एटम होते थे। और जैसे क्लोरीन के एटम निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि MCl2 है कि MCl4 है कि MCl5 है। अगर आप कहो तो मैं इसको बुक से देख के आपको बता दूं कि कितनी इसका सही आंसर है, कितना इसका सही आंसर है, मैं आपको बता देता हूं। रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। हाँ, ये जो x की वैल्यू है ये लगभग 127 के करीब आई है, और जो Cl की वैल्यू यहाँ पे 127 के करीब अगर तुमने रखी है, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 127 के करीब हो जाएगी। और इसकी जो Cl की जो वैल्यू आई है लगभग 2 के बराबर आई है, और आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो MCl2 बनेगा। क्या बनेगा? MCl2 बनेगा। लगभग 2 के बराबर इसकी वैल्यू आएगी, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा आपको, हाँ थोड़ा सा आपके लिए आसान करने के लिए मैंने बुक से देख के लिख दिया इसका आंसर। ठीक, तरीका आपको समझ में आया होगा कि कब मोल का फॉर्मूला लगाना है, कब मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला लगाना है, कब थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस लगाना है। आइए अगला वाला क्वेश्चन आपका कॉमन सेंस का ही है, अगला वाला क्वेश्चन आपका कॉमन सेंस का ही है। इसको मिटाते हैं और अगला वाला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, अगला वाला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आंसर नंबर 6 कह रहा है क्लोरीन का जो एवरेज मास है वो 35.5 है। क्लोरीन में दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है क्लोरीन 17 का, एक होता है क्लोरीन 35 का। चलो मान लेते हैं कार्बन जो 37 वाला था, या फिर इधर 35 कर दे, 35 और ये 37, इसको x अमाउंट मान लेते हैं और इसको 1 माइनस x मान लेते हैं। क्यों सर? क्यों सर? क्यों सर? क्यों सर? क्यों सर? इसको x मान लो, इसको 1 माइनस x मान लो, क्योंकि आपको परसेंटेज आइए अगला वाला क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस का ही है, वही करके आपको दिखाते हैं। क्लोरीन का एवरेज मास जो है 35.5 बोला जा रहा है, एवरेज मास, और क्लोरीन का एक ही एटम है यहाँ पे, तो या फिर एक ही मोल बोल सकते हैं इसको, एक ही मोल बोल सकते हैं। इस एक मोल जो 35.5 एवरेज मास आया है, एवरेज मास आया है, इसमें दो चीजें हैं, कार्बन सॉरी क्लोरीन 35 वाला भी है और क्लोरीन 37 वाला भी है। चलो इस 35.5 में 35 वाला एस्टोप का जो कंट्रीब्यूशन था उसको मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x मास, एक मोल की बात हो रही है तो मोलर मास, x मोलर मास। और 37 वाला कितना मानूंगा? 1 माइनस x मोलर मास। 1 माइनस क्यों किया सर? 1 माइनस कैसे कर दिया आपने सर? 1 माइनस ऐसे कर दिया क्योंकि क्लोरीन का ऊपर क्या है? एक ही तो एटम है, एक ही तो एटम है, उसी की तो बात हो रही है, उसी का तो एवरेज है, उसी का तो एवरेज है। तो ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? x जो कि 35 वाले का है, x जो कि 35 वाले का जो हमने मोलर मास ले लिया वो x ले लिया है, x 35x x, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने 37 वाले का लिया है वो क्या ले लिया है? 1 माइनस एक्स। क्या ले लिया है? 1 माइनस एक्स। और जो टोटल हमारा एवरेज है वो क्या है? 35.5। 35.5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे
तो हमारा आ जाएगा ये 35x आ जाएगा प्लस 37 आ जाएगा माइनस 37x आ जाएगा इज इक्वल टू 35.5 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कट के आ जाएगी x वाली -2 और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो हमारा आ जाएगा -1.5। माइनस माइनस कट्टुम हो जाएगा, माइनस माइनस कट्टुम हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा 15/20 जो कि इसका रेशियो आ जाएगा 3/4। अगर x 3/4 है तो 1 माइनस x कितना होगा 1/4। अच्छा, तो तुमको क्लोरीन का जो 35 वाला था उसका रेशियो कितना मिला, उसका रेशियो तुमको 3/4 मिला और जो क्लोरीन का 37 वाला था उसका रेशियो कितना मिला, उसका रेशियो 1/4 मिला। तो 4 तो कट गया, 4 तो कट गया तो तुम्हारा रेशियो कितना आ गया 3:1। 3:1 35 क्लोरीन से 37 क्लोरीन। अगर सर 37 से 35 पूछा जाएगा, हाँ रेशियो 35 से 37 पूछा गया तो 3:1 क्या है 3:1। हाँ बच्चा, तो एक बार फिर समझ लीजिए, क्लोरीन का एक एटम का जो मास था, एवरेज एटॉमिक मास, वो 35.5 था। एक मोल क्लोरीन का, उसमें दो आइसोटोप उसको कंट्रीब्यूट कर रहे थे, क्लोरीन 35 वाला, एक क्लोरीन 37 वाला। अगर एक कंट्रीब्यूशन को मैंने x मान लिया तो दूसरे वाले को मेरे को 1 माइनस x मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन की बात हो रही, 1 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। अगर किसी को तुमने x मान लिया है तो बचा हुआ क्या होगा 1 माइनस x होगा। क्या होगा 1 माइनस x होगा। उन दोनों को मैंने माना, 35x का वैल्यू लिख दी, 1 माइनस x 37 वाले की वैल्यू लिख दी, और इन दोनों का एवरेज कितना हो रहा है, इन दोनों का एवरेज कितना हो रहा है 35.5। 35.5। बस यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली जो कि निकल आई मेरी 3/4, और वहीं से मैंने 1 माइनस s की वैल्यू निकाल ली जो कि निकल आई 1/4। अब क्लोरीन 35 को आपका रेशियो मिल गया, क्लोरीन 37 का भी आपका कंट्रीब्यूशन का रेशियो मिल गया, उन दोनों को डिवाइड किया, सेम सेम वैल्यू कट गई, जो बचा हुआ वो क्या था 3:1। क्या था 3:1। इसको नोट करिएगा, फिर आपको आगे के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ बच्चा, आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए, यहाँ पे जरा देखिएगा। नए क्वेश्चंस लेके आए हैं, ऑक्सीजन गैस का जो रेशियो है नाइट्रोजन गैस के साथ, वो है आपका 1:4 का रेशियो बाई मास। मास का है, क्या है मास का, मतलब अगर मैं इसको s कह दूंगा तो इसको मैं 4s कहूंगा। किस चीज में, मास में। किस चीज में, मास में। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि भाई 32 मॉलिक्यूल का रेशियो पूछा है ना, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो होती है उसमें एक मॉलिक्यूल होता है। कितना होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। तो ये बताओ x जो हमारे पास मास है ऑफ O2 गैस का, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो ये यूनिटरी मेथड लग जाएगा 1/32 इंटू x, है ना। ऐसे ही मैं अगर निकालूं कि भाई 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस में आपके कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो वो होंगे 1 मॉलिक्यूल, वो होंगे 1 मॉलिक्यूल। और मैं अगर पूछ दूं कि 4x में कितना होगा, 4x मास ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो आप लिख दोगे 1/28 इंटू 4x। तो क्या आप यहां से मॉलिक्यूल पा चुके हो, यस। x मास में कितना मॉलिक्यूल होता है ये आप पा गए हो, 4x मास में कितना मॉलिक्यूल होता है ये आप पा गए हो। तो क्यों ना आप इनका रेशियो ले लो, 1/32 कर दो इंटू x और डिवाइड में कर दो 4x अपॉन में 28। तो x से x तो चला जाएगा, और सॉल्यूशन करके यहाँ पे आएगा 32 यहाँ पे रह जाएगा, 28 ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अगर मैं सर इसको काटने लगूं तो क्या आ जाएगा 32, और इसमें किसी टेबल में आता है, यस 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, ये 8 से जाएगा, ये 7 से जाएगा, तो 7/40 7/32 क्या ये रेशियो आपका आ रहा है 7:32। एक बार आंसर मैं चेक कर लेता हूं, यस 7:32 हमारा रेशियो आ रहा है।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप ये देख लो, ये कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट में नहीं आते, इस वजह से मैं अलग से करवा रहा हूँ, इस वजह से मैं अलग से करवा रहा हूँ। और थोड़ा सा आज मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, उसको मैं नया मंगवाया हूँ ट्राइपॉड को, बहुत दिनों से रखा हुआ था, यूज नहीं करता था, फिर एकदम से यूज किया तो उसकी प्लास्टिक खराब हो चुकी है, तो वो काम नहीं कर रहा है। तो आपको मैंने ऐसे ही एक वो जो हैंडल होता है उस पर मैंने लगा रखा है मोबाइल को, तो शायद थोड़ा सा आज एंगल आपका डिफरेंट मिले, है ना, थोड़ा खराब एंगल मिले, लेकिन कुछ दिनों में एंगल ठीक कर दूंगा, नया ट्राइपॉड लगा दूंगा, ठीक है। इसको नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज रोज करना सबसे कठिन है, पढ़ना कठिन है, पढ़ाना कठिन है, कौन सा काम आसान है? जो सोच लो, जो काम आसान है उससे कुछ मिलने वाला है नहीं, लेट के सो के रील देखोगे उससे कोई मतलब है नहीं, रील बनाने वालों की मेहनत है, रील देखने वालों की क्या है, वो तो फ्री में इंटरनेट थोड़ा बहुत मिल ही रहा है। एक जमाना था जब 250 रुपए का 1 GB मिलता था तो बैंड बज जाती थी, 17 रुपए का 30 MB खरीद के लाते थे, 17 रुपए का, दो चार गाने यूं यूं करके सुना करते थे। आजकल तो आप लोग बिल्कुल पूरी पूरी फिल्म देख लेते हो। तो कह रहा है कि मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट इन 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम मोल्स में कितना होगा? भाई देखो, मैग्नीशियम फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो Mg3PO4 होल ट्वाइस। अगर इस पूरे में बात करूं तो मैं कहूंगा कि 3 मैग्नीशियम के मोल हैं, फॉस्फोरस के 2 फॉस्फोरस के मोल्स हैं, यस, और मैं ये कहूंगा कि 8 ऑक्सीजन के मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? 8 ऑक्सीजन के मोल्स हैं। तो आपको दिख रहा होगा सर, आपको दिख रहा होगा मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है, ठीक है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है ना। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि सर 8 ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं उसमें 3 मैग्नीशियम के मोल्स आते हैं, 3 मैग्नीशियम के मोल्स आते हैं। तो आपसे पूछ रहा है 0.25 ऑक्सीजन के मोल्स में कितने आएंगे? तो 3/8 इंटू 0.25, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/8 इंटू 1/4, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं। कटेगा? नहीं कटेगा तो नहीं। तो हमारा जो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है, जो हमारा मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है वो हमारा 3/32 आ जाएगा, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। आखिरी वाला जो क्वेश्चन है, आखिरी वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये तो 8वें का आंसर हो गया था, आंसर नंबर 9 देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दोनों में पूछ रहा है, दोनों में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो भाई मोल्स का फॉर्मूला याद है ना, गिवन मास कितना है? 24 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन का? एटॉमिक मास 12 होता है। एक और फॉर्मूला होता था, गिवन पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, गिवन पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो ऊपर रख देंगे नंबर ऑफ एटम, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर तो एटम के बराबर भी होता था, पार्टिकल के बराबर भी होता था, मॉलिक्यूल के बराबर भी होता था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बराबर एवोगैड्रो नंबर होता था। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो एक तो यहां से निकलेगा एवोगैड्रो नंबर को, इसको 1/2 कह देते हैं, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे निकल आएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। दूसरा वाला क्या होगा सर? 56 दे रखा है और 56 आयरन का मास दे रखा है, और आयरन का असल में कितना मास होता है बे? आयरन का असल में शायद 56 ही मास होता है, यस, आयरन का असल में 56 ही मास होता है। और अगर यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स निकालने गए, अगर यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स निकालने गए एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो मुझको लग रहा है यहाँ पे तो 1 से चला जाएगा, एन ही आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe की बात करें, अगर Fe का मास चेक कर लेना एक बार, है ना, Fe का मास चेक कर लेना, तो मुझको तो 2 सोडियम एटम जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि भैया ऊपर वाले में ज्यादा आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं, नीचे वाले में आपके कम नंबर ऑफ एटम है, ऊपर वाले में ज्यादा है,
ऊपर वाले में ज़्यादा है। तो आज की क्लास बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ चीज़ें सेटअप में लगी हुई हैं और जल्दी हम अच्छा सेटअप आपको दिखाएंगे और हम और क्वेश्चंस करेंगे। अगली वाली वीडियो हम कोशिश करेंगे कि एक घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट की हो। 2 वीडियो अलग-अलग बना के कंबाइन करूँगा, है ना? तो उनको कंबाइन करके हम डाल देंगे आपके लिए, आप उस वीडियो को देखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लगातार बने हुए हैं, लगातार आ रहे हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आते रहिएगा, आते रहिएगा, आते रहिएगा। और यहाँ पे लेक्चर्स की एक लिस्ट आ रही है, इस पे क्लिक करिए, पुराने लेक्चर्स देख के आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।